नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की साप्ताहिक कड़ी में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले जिस पुस्तक को ले रहे हैं वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग संग्रह विषम कोण, राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ 2024 में। इसमें उनकी विभिन्न व्यंग रचनाएं हैं। 50 व्यंग रचनाएं इसमें हैं। 205 पेज का यह व्यंग संग्रह है जिसकी कीमत है 350 रुपये। यानी कि मेरे को लगता है कि थोड़ा कीमत कुछ ज़्यादा है। और भूमिका में ज्ञान चतुर्वेदी अपने चर्चा करते हैं कि एक बार वो रविन्द्रनाथ त्यागी जी से मिले और उन्होंने देखा कि वो कितना मैथडिकल तरीके से काम करते थे। अपनी रचनाओं को बड़ा तरीके से करीने से वो रखते थे और उनको तैयार होते ही उसे अगले व्यंग संग्रह के लिए भेज देते थे। तो ज्ञान जी ने स्वीकार किया है कि मैं बड़ा अनमेथडिकल आदमी हूँ। लगभग 500 व्यंग रचनाएं इन दिनों इधर उधर बिखरी हुई थी जो वे एकत्र कर रहे हैं, और 50 के हिसाब से देखें तो लगभग 10 व्यंग संग्रह तैयार होने के करीब है। और उन व्यंग संग्रहों को वो इन दिनों इकट्ठा करके तैयार करके पब्लिश करने को भेज रहे हैं। भूमिका में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो बड़े व्यंग्यकार थे देश के, जैसे परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, शीलाल शुक्ल, उनकी धरोहर को हम लोगों ने यानी कि नए व्यंग्यकारों ने बड़े सहेज के नहीं रखा और व्यंग की यात्रा ऐसा लगता है कि स्थगित कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि व्यंग की परिभाषा अपने अनुसार गढ़ लिया है। आज सपाट रचनाओं को व्यंग मान लिया जाता है। समकालीन व्यंग, एक जगह वो लिखते हैं, सपाट बयानी और दोहराव का शिकार हो गया है। वो आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जेन्युइन व्यंग्यकारों ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन उनके पैर उखाड़ने की कोशिशें भी दूसरी तरफ लगातार जारी हैं। वो ये भी कहते हैं कि व्यंग के नाम पर मुझको ऐसा लगता है कि पूरे हिंदी व्यंग प्रदेश में एक किस्म का भेड़िया धसान चल रहा है। अंत में वो अपनी भूमिका में लिखते हैं कि इस पुस्तक में विषम कोण में उन्होंने बहुत सारे शैलीगत प्रयोग किए हैं और विषय वैविध्य को भी बरकरार रखने की लगातार कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं विषम कोण उनके व्यंग संग्रह की ओर। एक व्यंग है कुत्ता और आदमी। इस व्यंग में वे बारिश के मौसम में कुत्ते और आदमी दोनों की स्थिति का वर्णन करते हैं और कुछ इस तरह से वो वर्णन आगे बढ़ता है कि ऐसा लगता है कि बारिश में एक कुत्ते की जो गति है वही एक गरीब आदमी की है, और उसको लेकर जो हमारा समृद्ध समाज है उसकी मानसिकता, नज़रिया क्या है, इसको वे बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। बीच बीच में वे व्यंग की चुटकियाँ और स्थितजन्य व्यंग को भी प्रकट करते जाते हैं। एक और व्यंग रचना है ढोर मन और कवि मन। ये व्यंग एक तरीके का ललित साहित्यिक व्यंग सा आनंद देता है। और एक जगह वो लिखते हैं कि ढोर जीवन का रहस्य क्या है। आगे लिखते हैं कि ढोरों की कविता उन्हीं ढोर श्रोताओं की सदाशयता और समझ पर पलती, पल्लवित और पुष्पित होती है। एक और व्यंग है इस संग्रह में, कन्हैया पर टिकी राजनीति। यह व्यंग ट्रेन में बैठे हुए 2-3 लोगों के बीच का संवाद है और बातचीत में किस तरह से आज की राजनीति गुंडागर्दी, अपराध, आक्रामकता और अपराधीकरण आदि का शिकार हो गई है, इसका वर्णन वो करते हैं। एक व्यंग है उनका पोचे हो रहे विशेषण। तो इस व्यंग में वे वो लिखते हैं कि विद्वान
के आगे बहुत सारे विशेषण आमतौर पर लगाए जाते हैं, जैसे प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान, विख्यात विद्वान आदि। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसे विद्वान जिनके आगे 2-3 विशेषण ना लगे हों, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्ता नहीं है साहित्यिक जगत में। वो एक जगह मजाक में लिखते हैं कि ऐसे लंडूरे विद्वानों को आज की तारीख में कोई नहीं पूछता। एक जगह वो लिखते हैं आगे, और उनका तो कहना ही क्या, जो उद्भट विद्वान होने के अलावा प्रकांड विद्वान भी कहाते हैं। उद्भटता और प्रकांडता यदि एक ही विद्वान को चपेट ले तो मामला सोने में सुहागे से ज़्यादा कोड़ में खाज का बन जाता है। एक विशेषण और भी लगता है विद्वान के साथ, विख्यात विद्वान। यदि विद्वान में यदि आत्मविश्वास और थोड़ी सी बेशर्मी आ जाए तो वो खुद को विश्व विख्यात लिखने से भी गुरेज नहीं कर सकता। तो इस तरह से इस व्यंग संग्रह में लगभग 50 व्यंग हैं जो अलग अलग छटाएं बिखेरते हैं। इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से ज्ञान चतुर्वेदी ने जीवन के अंदर जो व्यंग को लेकर लोकप्रियता है, व्यंग को लेकर जो साहित्यिकता है, उसको पाटने की कोशिश की है। वे दोनों के बीच में एक साझा पुल बनाते हैं। एक व्यंग है जायज़ ना जायज़। देखिए, एक वानगी, जायज़ काम था, हमने सहायता की, फटाफट करा दिया, ये सब गैर कानूनी है क्या? बोलिए। सारे महापुरुष कहते हैं कि लोगों की सहायता करो। किस महापुरुष ने कहा कि सहायता के पैसे वसूलना? महापुरुष ने तो यह भी नहीं कहा कि मत वसूलना। महापुरुष हर चीज थोड़ा ही कहता फिरेगा। महापुरुष लोग तो पैसे को हाथ का मैल भी बताते हैं, फिर आप महल को लेकर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? तो इस तरह से उनके व्यंग अलग अलग विषयों, समाज की मानसिकता, राजनीति, शिक्षा, प्रेम, आपसी संबंध, मानवीय मूल्य और शिक्षा आदि मुद्दों को लेकर लिखे गए हैं। प्रेम को लेकर एक व्यंग की वानगी देखिए। हमारे यहाँ आप एक बार चोरी करते पकड़े जाओ तो लोग क्षमा कर देते हैं, परंतु प्रेम करने वालों को बर्दाश्त करने के लिए कोई भी राजी नहीं। इसलिए यहाँ छुपकर प्रेम करना ही ठीक है। डूबकर प्रेम करो, पर इतना डूबे रहो कि सतह के ऊपर कुछ ना दिखाई पड़े, किसी को भी इसका पता ना चले। प्रेमिका से पूछो, पूर्वक कहती है कि ये मेरा दूर का कजिन ब्रदर है। उधर वो प्रेमिका को अपनी दूर की फुफेरी सिस्टर बता रहा है। दूर का बताकर पास आ रहे हैं बेचारे। राखी तक बंधवा चुका है उससे। हर कोशिश है कि प्यार पोशीदा रहे। वो नहीं जानता कि खुशबू को मुट्ठी में छुपा रखना असंभव होता है। कुछ देर में सब सूंघ ही लेते हैं। तो कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपते नहीं हैं। इस बात को शायद उन्होंने कहने की कोशिश अपने व्यंग में की है। तो इस तरह के अलग अलग तेवर के व्यंग, अलग अलग भाषा, शैली, शिल्प के प्रयोगों के व्यंग आपको इस पुस्तक विषम कोण में दिखाई पड़ते हैं। बेहद पठनीय और अलग धरातल पर लिखी गई यह व्यंग रचनाओं का एक बड़ा खूबसूरत सा कोलाज है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को इस व्यंग संग्रह के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस दूसरी पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है परसाई का मन। यह भी राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित 2024 में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक पुस्तक है। पुस्तक में लगभग 15 इंटरव्यू परसाई के लिए गए हैं, जो अलग अलग समयों पर अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिए गए। जैसे ज्ञान रंजन जी ने एक इंटरव्यू लिया है, प्रेम जन्मेजय, हरिमोहन शर्मा, प्रेम कश्यप का एक साझा इंटरव्यू है, यशवंत व्यास जी ने इंटरव्यू लिया है, महावीर अग्रवाल, जयप्रकाश पांडे, प्रभाकर चौबे, श्री राम अयंगर
और डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र आदि रचनाकारों और लेखकों ने अलग अलग समय पर परसाई से व्यंग और व्यंग की दुनिया और उनके लेखन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर जो बातचीत की है, उनका एक यह बहुत अच्छा संग्रह है। 295 रुपये इस पुस्तक का कुल मूल्य है और 15-16 पेज की भूमिका इसमें संपादक के तौर पर विष्णु नागर जी ने लिखी है, जो कि परसाई के जीवन संघर्षों की चर्चा करते हैं, उनकी पारिवारिक हालातों का वर्णन करते हैं, किस तरह से इतने भाई बहनों से भरे हुए परिवार में वे उसका दायित्व भी उठा रहे थे लेखन के माध्यम से, और इससे पहले वे राजकीय सेवा में भी थे और मुक्तिबोध से वे कितना प्रभावित रहे जीवन में, इसकी भी चर्चा अपनी भूमिका में विष्णु नागर जी ने की है। जनता से परसाई जी के कितने आत्मीय ताल्लुकात थे, इसका भी उल्लेख है। अलग अलग घटनाएं जब समाज में होती रहीं, कभी शिक्षकों का मामला हुआ, कभी श्रमिक आंदोलन हुआ, कभी जबलपुर का दंगा हुआ और पत्रिका जो वो निकालते थे उसका स्वयं का संपादन और प्रकाशन, तो अलग अलग जो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम हुए उसमें एक एक्टिविस्ट की तरह भी परसाई ने पूरी सहभागिता की। शरद जोशी को लेकर एक प्रसंग है कि एक समिति में शरद जोशी को पदाधिकारी के तौर पर आयोजन समिति के लिए बुलाया गया और शरद जोशी ने साफ मना कर दिया अशोक वाजपेयी जी से कि वे इसमें परसाई का नाम नहीं है, भोपाल का कोई आयोजन था, तो वे बोले कि मैं इस आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा। तो अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, उनका नाम हम डाल देंगे। तो उन्होंने कहा शरद जोशी ने कि जब आप उनका नाम जोड़ देंगे तब मैं भी कार्यक्रम की बैठक या समिति में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान करूंगा। तो दो बड़े रचनाकार, अपने समय के दो समकालीन व्यंग्यकार शरद जोशी और परसाई में एक दूसरे को लेकर कितना सम्मान भाव था, इसका एक संस्मरण विष्णु नागर जी ने अपनी भूमिका में लिखा है। और यह भी लिखा है कि कितना सतर्क व्यक्तित्व था परसाई जी का, और वे मानते थे कि व्यंग एक विधा नहीं है, एक स्पिरिट है, भावना है। व्यंग लेखन से तत्काल कोई सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, इसकी गलतफहमी भी उनको नहीं थी। वे ये मानते थे कि ये एक शनै शनै होने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान रंजन जी का एक इसमें साक्षात्कार है जिसमें वे कहते हैं, यानी कि परसाई जी कहते हैं कि व्यंग को नकारात्मक या निगेटिव विधा नहीं मानना चाहिए। साथ ही वे मार्क्सवाद का जो उनके ऊपर प्रभाव था उसको भी स्वीकार करते हैं। हास्य विनोद को लेकर और व्यंग को लेकर उनकी दृष्टि बहुत साफ है। वो ये कहते हैं कि हास्य विनोद एक अलग है और सामाजिक चेतना संपन्न व्यंग जो है वह एक अलग विधा है। व्यंग का कोई वो एक स्ट्रक्चर नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि व्यंग एक स्पिरिट है। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं सुधार नहीं, सिर्फ परिवर्तन के लिए व्यंग लिखता हूँ कि शायद समाज में कोई परिवर्तन आए। वे यह भी आगे बातचीत में ज्ञान रंजन जी से कहते हैं कि क्लासिक रचना कोई इरादा करके नहीं लिखी जाती, बल्कि रोज लिखते लिखते कभी कोई रचना क्लासिक की ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेती है। प्रेम जन्मेजय के साथ भी बातचीत इस साक्षात्कार की पुस्तक में है। राजनीति मनुष्य की नीयत को तय करती है, इसलिए कोई लेखक अगर नॉन पॉलिटिकल या अराजनीतिक होने का दावा करता है तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि तटस्थता की स्थिति कभी नहीं रहती। हर लेखक का कोई ना कोई राजनीतिक सोच या विचार होता है। आगे वो ये कहते हैं कि व्यंग को वे हास्य से बिल्कुल अलग मानते हैं। अपने पसंदीदा लेखकों में वो चेखव को स्वीकार करते हैं, अंतोन चेखव, जो कि रूस के बहुत बड़े कहानीकार उपन्यासकार थे। इसी तरह से एक और इसमें इंटरव्यू है यशवंत व्यास जी ने जो लिया है, जिसमें वे कहते हैं परसाई कि देश के बुद्धिजीवी शेर हैं मगर सियारों की बारात में बैंड बजाते हुए नजर आते हैं। शास्त्र को जड़ता से मत पकड़िए, अनुभव और प्रज्ञा से उसको हमें पकड़ना होगा। यशवंत व्यास जी से बातचीत करते हुए आगे कहते हैं कि सरकार जनता की चुनी हुई है,
पैसा भी जनता का है, इसलिए सरकारी पुरस्कार लेने में मैं कोई हर्ज नहीं मानता। जगदीश किंजल जी से भी बातचीत इसमें पुस्तक में है, जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी भी कृति का मूल्यांकन या रचनाकार का मूल्यांकन टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, समग्रता में होना चाहिए, इन टोटलिटी में उसका मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि हर रचनाकार कुछ अच्छा कुछ खराब लिखता है। आगे वो कहते हैं कि आज के व्यंग्यों के साथ समस्या यह है कि आज के व्यंग्य गुदगुदाते जरूर हैं पर चुभते नहीं हैं, और अच्छे व्यंग्य को चुभना चाहिए। श्री राम अयंगर से बातचीत में वो स्वीकार करते हैं कि मेरी प्रतिबद्धता मनुष्य के प्रति है, मनुष्य जीवन के प्रति है। परसाई का जीवन एक खुली किताब रहा है, और उन्होंने खुले दिल से एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि मुझ में कुछ गंदी आदतें थीं, जैसे मदिरा पान की, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। बस अब 2 ही गंदी आदतें हैं, कभी कभी तंबाकू खाने की और दोस्तों के साथ गपशप लगाने की। तो यह पुस्तक एक तरीके से परसाई के विशाल रचना काल और उनकी रचनाओं को ही नहीं खंगालती, बल्कि उनके जीवन की विशेषताओं की पड़ताल भी करती है। किस मजबूत माटी के परसाई बने हुए थे, उनकी कथनी और करनी में कितनी एकरूपता थी, आम जनजीवन के प्रति उनका क्या रवैया या सरोकार थे, सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों को वो किस तरह से पूरी जागरूकता के साथ लेते थे। अगर आपको परसाई को उनके इंटरव्यूज़ के माध्यम से जानना है तो ज़रूर पढ़िए ये पुस्तक, परसाई का मन, संपादक विष्णु नागर। अभिषेक शुक्ल की ये पुस्तक है, तुम्हें अब लौटना चाहिए। इस पुस्तक में मुझको कुछ नई ताज़ा टटकी कविताएं दिखाई पड़ी, कहने का अलग अंदाज, भाषा का अलग सौष्ठव और सादगी। आइए चलते चलते मैं उनकी एक कविता से आज के इस कार्यक्रम का समापन करूं। कविता का शीर्षक है प्रेम के सबसे पवित्र स्वरूप। चिड़िया हवा पर कभी नहीं लगाती इल्जाम उसके घोंसले को उजाड़ जाने का। नदियां कभी सागरों से नहीं पूछती उसके खारे होने की वजह, और मिल जाती हैं उनसे। पेड़ गिरती हुई पत्तियों से कभी नहीं पूछते खुद से अलग होने का कारण। खत कभी नहीं जानना चाहते कि वे क्यों भेजे गए एक अनजान पते पर। किताबें कभी सवाल नहीं करती कि क्यों रख दिया गया उन्हें वापस, बस कुछ पन्ने पलट कर ही। और कलम कभी जिक्र नहीं करती अपनी खत्म होती स्याही के बारे में, और लिखती है आखिरी बूंद तक। शामिल किया जाना चाहिए इन सबको भी प्रेम के सबसे पवित्र स्वरूपों में, शामिल किया जाना चाहिए इन सबको भी प्रेम के सबसे पवित्र स्वरूपों में। तो मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में यह थी आज की प्रस्तुति। हम आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल के साथ यूं ही जुड़े रहिए और नित्य नई साहित्यिक जानकारियां प्राप्त करते रहिए।